तो न्यू चैप्टर है बेटा हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये चैप्टर। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे, बहुत ही मार्जिनल कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे समझने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रीड कर लिया एनसीईआरटी कवर हो गया। आपको बार बार उस चीज़ को समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि यहाँ डाइकॉट लीफ के अंदर क्या हो रहा है, मोनोकोट्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिल रही है। बेसिकली क्या है बेटा, एनाटॉमी के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है एनाटॉमी क्या होती है? सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बेटा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी 5th चैप्टर में हम मॉर्फोलॉजी पढ़ के आए। मॉर्फोलॉजी क्या था बच्चे? मॉर्फोलॉजी था जब हम प्लांट की ऊपर के कैरेक्टर्स को पढ़ रहे थे कि वहाँ पे आपका फाइब्रस रूट सिस्टम है कि टैप रूट सिस्टम है, वहाँ पे आपका रेटिकुलेट वेनेशन मिल रहा है कि पैरेलल वेनेशन मिल रहा है। तो बेसिकली वहाँ पे हम उन चीज़ों को कवर कर रहे थे जो हमें सरफेस फीचर्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब क्या है बच्चों, अब हम एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं इसकी। फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म्स की एंजियोस्पर्म्स? बोलो। फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स हैं, आप सब जानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड, जल्दी से बोलिए, एनाटॉमी। चलिए सबसे पहले इसमें फर्स्ट टर्म है बेटा जो हमें समझनी है, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंस व्हिच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। आपको पता है बेसिक यूनिट क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म की? बताइए। वो बेसिक यूनिट जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म बना है वो है सेल। चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। सेल से नीचे कुछ भी लिविंग कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट करवा रही हूँ, सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है एक ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर हो, ठीक है। और सेल्स का जब एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक तरह की सेल एक आपस में मिल जाती है किसी पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन के लिए या किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम कहते हैं टिश्यू। तो यहाँ पे टिश्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप उसको लर्न करें। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक टाइप की सेल्स होनी चाहिए। इंटरसेलुलर सब्सटेंस, उसके अंदर का मटेरियल है वो भी सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या करे, सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करे, ठीक है। अगर किसी का काम किडनी वाला है तो वो किडनी वाला ही करेगा। कार्डियक टिश्यूज है, आपके हार्ट सेल्स हैं, वो क्या करेंगे? हार्ट में ही काम करेंगे। न्यूरल टिश्यूज हैं, वो कहाँ काम करेंगे? आपके ब्रेन में ही काम करेंगे, ठीक है। तो सेल्स क्या होती है? आपकी फंडामेंटल यूनिट हो गई। जब उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है तब उन्हें क्या कहते हैं? आप टिश्यू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले तो इस वर्ड को समझिए बच्चों, जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होती है मेरिस्टम्स में। मेरिस्टम्स क्या होती है? वो ऐसे रीजन जहाँ पर ग्रोथ होनी है, ऐसे रीजन प्लांट्स के अंदर जहाँ पर कैपेसिटी है डिवाइड करने की, उन्हें कहते हैं मेरिस्टम्स। और वहाँ पे जो टिश्यू होंगे उनको क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है कैपेसिटी टू डिवाइड। इनके पास क्या है बेटा? कैपेसिटी डिवाइड करने की, इसीलिए प्लांट की ग्रोथ हो रही है। अगर मेरिस्टम्स ना होते तो ग्रोथ हो पाती? ग्रोथ पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्या है बेटा? यहाँ पर उनकी ग्रोथ हो रही है, मतलब कैपेसिटी है डिवाइड करने की। चलिए रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स। अब ये क्या होता है बच्चों, जो मेरिस्टम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन पे ही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको मेरिस्टम्स कहीं पे भी मिले कि आपने प्लांट के अंदर देखा और मेरिस्टम्स बता दिए, नहीं। कुछ पर्टिकुलर स्पेशल रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स में ही आपको मेरिस्टम्स देखने को मिलेंगे। मेरिस्टम्स कुछ टाइप के होते हैं क्योंकि बेटा प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है वो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स, पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे डिपेंड कर रही है। हालांकि आपको पता है ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स के अंदर नहीं होता। कहाँ होता है? हमारा एनिमल्स में होता है। तो वो पर्टिकुलर रीजन जो है, पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड रीजन जो है, उसको बोलते हैं मेरिस्टम। मेरिस्टम के टाइप होते हैं, आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप का होता है बेटा? इट्स योर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर एपिकल मेरिस्टम्स, सेकंड वन इज योर इंटरकैलरी मेरिस्टम्स एंड थर्ड वन इज योर लेटरल मेरिस्टम्स। तो तीनों मेरिस्टम्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? ठीक है,
जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं तो एनाटॉमी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टिश्यू क्या होता है। टिश्यू होता है हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। उसके बाद हमने देखा मेरिस्टम्स। मेरिस्टम्स क्या होता है बेटा, कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड टफ कुछ भी नहीं है, सिंपल समझो, ऐसी जगह जहाँ पे कैपेसिटी है डिवाइड करने की, उस पे क्या रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल कर रही है, उनको हम बोलेंगे मेरिस्टम्स। बेसिकली 3 टाइप के मेरिस्टम्स होते हैं यहाँ पे, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स और लेटरल मेरिस्टम्स। लर्न हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा हमें क्या कवर करना है? सबसे पहले कवर करना है हमें एपिकल मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम्स बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कभी कभी हमें माइक्रो प्रोपेगेशन करना है, ठीक है, या फिर हमें कुछ क्लोन्स बनाने हैं, तो हम प्लांट के किस हिस्से को लेते हैं? बच्चों हमेशा याद रखना, हम एपिकल मेरिस्टम्स को लेते हैं क्योंकि ये क्या होता है, ये वायरस फ्री होते हैं। यहाँ पे डिजीज कॉजिंग वायरस, बैक्टीरियाज बहुत कम होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर कम होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिलती है। आपको पता है कि एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? एपेक्स पे प्रेजेंट होता है प्लांट्स के, चाहे वो रूट एपेक्स पे हो या शूट एपेक्स पे हो, ठीक है। तो जो एपिकल मेरिस्टम जो होंगे, जो रूट की एपेक्स पे होंगे वो रूट एपिकल मेरिस्टम्स होंगे, और जो शूट की एपेक्स पे, शूट क्या है? स्टेम, ठीक है, शूट की एपेक्स पे होंगे वो क्या होंगे? आपके शूट एपिकल मेरिस्टम्स होंगे। चलिए कैसे मेरिस्टम है बच्चों? प्राइमरी मेरिस्टम है, प्राइमरी ग्रोथ में बनते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ वो कौन सा मेरिस्टम है जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करवाता है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे क्योंकि एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं तो लेंथ को इंक्रीज करवाते हैं। कवर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आ जाता है इस पे। नेक्स्ट है बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है वो हमारे मैच्योर टिश्यूज के बीच में होता है। याद रखना वो एपेक्स पे प्रेजेंट था और ये मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है। प्राइमरी मेरिस्टम है, प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं बनते हैं, प्राइमरी ग्रोथ में ही ये अपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच एंड फ्लावर। इनके अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि किसी ब्रांच को या किसी फ्लावर को फॉर्म करें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम आपने देख लिया है कहाँ है, एपेक्स पे प्रेजेंट है, प्राइमरी मेरिस्टम है और क्या इंक्रीज करवाता है? लेंथ। नेक्स्ट है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। याद रखिएगा हमेशा, इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ होता है? हमेशा मैच्योर टिश्यूज के बीच में होता है, ठीक है। और कैसा मेरिस्टम है बच्चे? ये प्राइमरी मेरिस्टम है, ठीक है। और क्या करता है? ब्रांच को या फ्लावर को बनाता है। नेक्स्ट आता है बेटा लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट मेरिस्टम है, याद रखना। अकर्स इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। जो रूट्स और शूट के मैच्योरिंग पार्ट्स हैं, जो मैच्योर हो चुके हैं, जो अपना परमानेंट स्ट्रक्चर अटेन कर चुके हैं, वहाँ पे कौन से मेरिस्टम पाए जाएंगे बेटा? हमारे लेटरल मेरिस्टम। ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं बेटा, इसीलिए इनको सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। अपीयर्स लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन हियर विच यू हैव टू अंडरलाइन, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सब साथ में नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने ये देखी लेटरल मेरिस्टम में कि एक तो ये रूट्स और शूट्स के मैच्योरिंग टिश्यूज के बीच में मिले, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, याद रखना, इसीलिए सेकेंडरी मेरिस्टम है। अपीयर्स लेटर, ऑब्वियस सी बात है, जब सेकेंडरी ग्रोथ को करा रहे हैं तो प्राइमरी मेरिस्टम के तो पार्ट मिलेंगे, इसीलिए इनको क्या क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मेरिस्टम। नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइड में आप जैसे ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको डबल स्टार कर लीजिए या डबल टिक कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मैम ने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कवर हो गया बच्चे। नेक्स्ट में आते हैं, अब आता है एक्सिलरी बर्ड। कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ बर्ड्स होती हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं जो बच जाते हैं, मैच्योरिंग टिश्यूज के बीच में से बच जाते हैं। सपोज दैट योर एक्सिलरी बर्ड्स, इट इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ लीव्स and are responsible for forming a branch and a flower. कभी कभी मैच्योरिंग प्रोसेस के दौरान कुछ टिश्यूज, कुछ सेल्स बच जाती है, उन सेल्स को
एक्सिलरी बड कहते हैं, जैसे कि लीव्स के एक्साइल्स में प्रेजेंट होते हैं, लीफलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ब्रांच और फ्लावर बनाने के लिए। चलिए, परमानेंट टिश्यू है बेटा, एक परमानेंट स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाला है सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सबसे पहले आपको बताना है कि जो परमानेंट टिश्यू है वो कितने टाइप के होते हैं और परमानेंट टिश्यू होता क्या है, ये बताइए सबसे पहले। बच्चों, परमानेंट टिश्यू है कि एक ऐसा टिश्यू जो एक परमानेंट स्ट्रक्चर को बनाए, जैसे एक ब्रांच बन गई तो वो किस टिश्यू से बन रही है? वो परमानेंट टिश्यू से बनी है। तो बेसिकली परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये दो टाइप की सेल से बनते हैं। सपोज दैट अगर यहाँ पे सिंपल टिश्यू की बात हो, वहाँ पे एक सेल का यूज हो रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ों की बात हो तो वहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स का यूज हो रहा है। सपोज दैट अगर आप सिंपल टिश्यू की बात करें, जैसे आपका पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया या स्क्लेरेन्काइमा हो गया, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल्स का यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स का यूज हो रहा है, जैसे जाइलम और फ्लोएम। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है, बहुत ही पतली सेल वॉल की बनी होती है। एग्जामिनर पूछता है कि जो सेल वॉल है वो किस नेचर की है, किस चीज से बनी हुई है, तो आपको क्या बोलना है कि ये सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, मतलब कि सेल्यूलोज से बनी हुई है। तो ये जो सेल्स होती है बेटा, ये बहुत टाइप की होती है। आपकी ओवल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, ठीक है, डिस्कॉइड भी हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है। इन जनरल कोई फिक्स शेप यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे वेरिएबिलिटी होती है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नीट के अंदर क्वेश्चन आया था कि बताइए पैरेन्काइमल सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते? बता सकते हैं कोई बच्चा मेरे को? बेटा आपको याद रखना है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, याद रहेगा सबको। चलिए नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे इनका फंक्शन लिखा हुआ है स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन। इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आया नीट के अंदर, तीनों ऑप्शन दिए हुए थे, चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर कोशिश करेगा कंफ्यूज करने का, उनका काम ही है कंफ्यूज करना। वो वहाँ पे क्यों बैठे हैं बच्चे? वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो लेकिन आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आज आप जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि मैम ने बताया इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट है, थिन वॉल्ड है, सेल्यूलोज से बने हुए हैं, और इनका फंक्शन क्या है? जैसे स्टोरेज करना, फोटोसिंथेसिस करना और सिक्रीशन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा आपका, नोट डाउन कर लिया, ये नोट डाउन करिए जल्दी से। और इनकी शेप क्या होती है? कोई पर्टिकुलर शेप होती है, बहुत सारी शेप होती है। एग्जैक्टली बहुत सारी शेप होती है, ओवल भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, ये कोई डेड सेल्स नहीं है, याद रखना ये लिविंग सेल्स है। नेक्स्ट आता है बेटा आइसोडायमेट्रिक। यहाँ पे भी शेप्स की वेरिएबिलिटी होती है, लेकिन पैरेन्काइमा के अकॉर्डिंग कम वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है। चलिए ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये बेटा डाइकोट्स के एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनका काम क्या है? इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कहाँ प्रेजेंट होंगे? एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स का काम क्या होता है? ये एसिमिलेट हो जाती है अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर सेल के पास क्लोरोप्लास्ट हो कॉलेनकाइमा के अंदर, लेकिन ये एसिमिलेट हो जाती है अगर इन केस यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यहाँ पे जो कॉर्नर्स होते हैं सेल वॉल, जो सेल वॉल के जो कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत थिकेंड होते हैं, मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलुलोजिक और पैक्टिन कंपोनेंट्स का डिपोजिशन हो जाता है। बेसिकली आप एक बात समझिए, अगर आप कोई लकड़ी लगा रहे हो, अगर आपको सपोर्टिव लकड़ी लगानी है तो आप पतली तो नहीं लगाओगे, आप बहुत ही मोटी लकड़ी लगाओगे, फिक्सर लगाओगे। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है? उनका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे यंग स्टेम्स को, पिटियोल को, लीफ के, ये क्या करता है? इनका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ऑलमोस्ट हम सब पॉइंट्स कवर करते जा रहे हैं एनसीईआरटी के। चलिए नेक्स्ट है बेटा स्क्लेरेन्काइमा। इंपॉर्टेंट है कि ये डेड सेल्स हैं,
ठीक है। आपने पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स देखी, कॉलिनकाइमा लिविंग सेल्स देखी, ठीक है, दोनों के फंक्शन देखे। पहले वाले का फंक्शन था स्टोरेज, सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस। सेकेंड वाले का जो फंक्शन था वो था मैकेनिकल सपोर्ट। अब नेक्स्ट आता है बेटा परमानेंट टिश्यू में, सिंपल टिश्यू में लास्ट टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा, डेड होती है, ठीक है। लिग्निफाइड थिक वॉल्स होती है यहाँ पे, मतलब कि लिग्निफाइड लिग्निन की बनी होती है, ठीक है, थिकन वॉल्स होती हैं। फाइबर्स और स्केलेरॉइड्स में ये डिवाइड होती है। स्क्लेरेनकाइमा में दो सेल्स होती है बेटा, एक होती है आपकी फाइबर जो कुछ इस टाइप की होती है, फाइबर सेल्स, और सेकंड होती है बेटा आपकी स्केलेरॉइड्स, ये आपकी सर्कुलर होती है बेटा, ठीक है। यहाँ पे ल्यूमेन ज्यादा है, ये यहाँ पे। पहले तो बताइए ल्यूमेन क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ल्यूमेन क्या होता है, कैविटी। इसके अंदर ज्यादा कैविटी होती है एज कम्पेयर टू द सर्कुलर वंस, ठीक है। देखो ये पॉइंटेड है ना बच्चों, दोनों साइड से पॉइंटेड होती है और ग्रुप्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ल्यूमेन ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे है एज कम्पेयर टू द स्केलेरॉइड्स। ऑलराइट, क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल बच्चों इसके इंपॉर्टेंट है कि ये फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में पाई जाती है, इसके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने प्रॉपरली मेंशन किया है बेटा। आपको एक एग्जाम्पल लर्न करना है यहाँ पे, एक भी एग्जाम्पल आप स्किप मत कीजिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, सेकेंड है पल्प ऑफ द फ्रूट, जो गवावा होता है ना उनके पल्प में ये पाया जाता है, पियर सपोटा में पाया जाता है। सीड कोड्स ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स के सीड कोड्स, जैसे कोई लेग्यूमिनस प्लांट्स है उनके सीड कोड्स में पाया जाएगा। लीव्स, जैसे टी है, चाय की पत्तियों में क्या मिलता है आपको, स्क्लेरेनकाइमा मिलता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इसका भी काम किया बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपने परमानेंट टिश्यू में तीनों सेल्स कंसिडर किए, आपने परमानेंट टिश्यू वाली सेल्स को कंसिडर किया, ठीक है। नेक्स्ट आपने कॉलिनकाइमा टिश्यू को कंसिडर कर लिया, और नेक्स्ट लास्ट आपने स्क्लेरेनकाइमा। अब पढ़ते हैं बेटा जाइलम एंड फ्लोएम, नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जाइलम, ठीक है। अब हम लोग जाइलम कवर कर रहे हैं। आपको पता है कि जाइलम क्या है बेटा, सबसे पहले हमने देखा टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिले। वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जहाँ पे आपको वेस्कुलर बंडल्स की फॉर्मेशन आपको मिली। बट इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली ये है बेटा कि जाइलम का काम क्या है, ठीक है। जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। आपको पता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, रूट्स का होता है, ठीक है। वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, आगे मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो रूट से स्टेम तक जाएगा, ठीक है। और इसी बीच जाइलम क्या प्रोवाइड कराता है बेटा, एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस करने की, जाइलम के दो फंक्शन मैंने आपको बताए, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, एंड सेकेंड वन इज योर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट आता है बेटा, बेसिकली ये चार कंपोनेंट से बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट से, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब ट्रैकीड्स क्या होता है, ये आपको पता है कि ट्रैकीड्स होता है बेटा हमारे elongated टेपरिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो ये आपके ट्रैकीड्स हैं, इनके जो एंडिंग पॉइंट्स है वो कितने टेपर्ड है, देखिए पॉइंटेड है ना। तो ये किसके बने होते हैं बेटा, लिग्निफाइड के बने होते हैं। लिग्निफाइड वॉल्स होती है यहाँ पे, लिग्निन के बने होते हैं, इसीलिए इनका काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। बेसिकली यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मा आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इनको कैसे कंसिडर करेंगे, डेड कंसिडर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको ल्यूमेन दिखेगी। ल्यूमेन क्या थी बेटा, ल्यूमेन थी आपकी कैविटी। तो यहाँ पे आपको कैविटी देखने को मिलती है। कैविटी की इंटरनल सरफेस जो है, अंदर की जो सतह है बेटा, वहां पे जो लिग्निन है वो इनवेरिएबल अमाउंट पे प्रेजेंट है। मतलब कि वहां पे लिग्निन कहीं कहीं पे ज्यादा प्रेजेंट है, कहीं कहीं पे कम प्रेजेंट है, ठीक है। आपको पता है कि ट्रैकीड्स और वेसल्स आर द इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स हो चाहे ट्रैकीड्स हो, दोनों के दोनों कैसे कंडक्टिंग टिश्यू है। इनका काम क्या है, पानी को ऊपर पहुंचाना, कंडक्ट करना, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ट्रैकीड्स कैसे होते हैं, लिग्निन के बने होते हैं, इनके पास बहुत थिकन्ड सेल वॉल्स होती हैं। यहाँ पे आपको कैविटी देखने को मिलेगी, ये एग्रीगेशंस में प्रेजेंट होता है, दो दो चार चार गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, टफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। काम क्या है इनका, कंडक्ट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा वेसल्स।
वेसल्स की इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म्स किसके अंदर आपको वेसल्स देखने को नहीं मिलते। हालांकि आपको पता है आपको ब्रायोफाइट्स के अंदर वेसल्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप मुझे ये बताइए जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में से, इन दोनों में से कहाँ कहाँ आपको वेसल्स देखने को नहीं मिलेंगे। बेसिकली लाइन लिखी हुई है कि जिम्नोस्पर्म्स लैक्स वेसल्स इन देयर जाइलम सिस्टम। अपने जाइलम सिस्टम में जिम्नोस्पर्म्स के पास क्या नहीं होता बेटा, वेसल्स नहीं होते। तो इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखोगे, एनसीईआरटी की लाइन आपको प्रॉपर्ली लर्न करनी है इसको। नेक्स्ट है वेसल्स बने कैसे होते हैं बेटा, ये भी डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नहीं है, यहाँ पे भी थिकन्ड और डेड सेल्स हैं, इनका भी काम क्या है, वाटर को कंडक्ट करना। इसीलिए एंजियोस्पर्म्स में मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट कौन से हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। नेक्स्ट होता है बेटा जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर्स कैसे होते हैं, काम क्या होता है इनका, इनके पास ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन्स होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लर्न करने वाली है कि एसेप्टेट प्लस सेप्टेट दोनों कंडीशन में मिलते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इन चारों एलिमेंट्स में एसेप्टेट और सेप्टेट कंडीशन में क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे जाइलम फाइबर्स, ठीक है, लर्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जैसे पैरेन्काइमा आपको पता है क्या करवाता है, स्टोरेज करता है, मतलब फूड प्रोवाइड कराएगा। फूड किस फॉर्म में प्रोवाइड कराता है, टेनिन्स के फॉर्म में, लिटिक्स फैट्स के फॉर्म में, ये सब क्या करता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे सेल वॉल लिग्निफाइड नहीं होगी, बल्कि कैसी होगी, थिन होगी और सेलुलोजिक होगी, क्योंकि ये लिविंग है, ठीक है, याद रखिएगा लिविंग है, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल मिलेगी और फैट्स के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे खाने को स्टोर किया जाता है और यूज किया जाता है, ठीक है। अब बेटा प्राइमरी जाइलम जो है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहले आपका होगा प्रोटोजाइलम एंड नेक्स्ट वन इज योर मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है और मेटाजाइलम क्या होता है, बताइए मेरे को। आपको पता है कि प्रोटोजाइलम जो होता है वो प्राइमरी जाइलम है जो पहले बनेगा, मतलब कि द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम एंड द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज मेटाजाइलम। हालांकि हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मिलता है। आपको क्या करना है, इस चीज को रिवाइज करें जल्दी से और इसको नोट डाउन करें बेटा। चलिए तो जाइलम के पॉइंट्स कंसिडर किए हमने। कंडक्टिंग टिश्यू है, एज वी ऑल नो दैट, कंडक्ट करना इसका काम है। किसको कंडक्ट करेगा बेटा, वाटर को कंडक्ट करता है और मिनरल्स को कंडक्ट करता है। कहाँ से कहाँ तक करता है, स्टेम से, सॉरी रूट से स्टेम तक करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कंडक्टिंग एलिमेंट है, मतलब कि यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पे आपको जाइलम का देखने को मिलेगा। बेसिकली चार कंपोनेंट से मिला, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम पैरेन्काइमा। चारों कंपोनेंट्स क्या है बेटा, आपको पता है कि ट्रैकिड्स और वेसल्स जो है वो मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है एंजियोस्पर्म्स में। वेसल की इंपॉर्टेंट चीज है कि ये भी डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, दोनों कैसे हैं, डेड है। और यहाँ पे आपको क्या मिला, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आपने वेसल्स फॉर्मेशन नहीं देखी, ठीक है। फिर आता है जाइलम फाइबर, यहाँ पे आपको एसेप्टेट सेपरेट कंडीशन मिली, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिला। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा क्या था, खाने को स्टोर कर रहा था, खाना प्रोवाइड कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ फैट और स्टार्च। चलिए नेक्स्ट हमने पढ़ा है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखते हैं बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए पहले आता है बेटा इंडाक जाइलम। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, स्टेम्स के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल बहुत पूछे हैं कि बताओ इंडाक जाइलम कहाँ देखने को मिलेगा, एक्साक जाइलम कहाँ पे। सबसे पहले लर्न करो, इंडाक जाइलम आपको मिला स्टेम्स के अंदर। आपको पता है जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, सेंटर मतलब पिथ, सेंटर मतलब क्या होता है बेटा, पिथ, पिथ की बात हो रही है यहाँ पे। जब प्रोटोजाइलम सेंटर या पिथ की तरफ पाया जाएगा और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ। अगर आप किसी का टीएस काटो, ठीक है, वहां पे आपने किसी की डाइकोट स्टेम का टीएस काटा, ठीक है, डाइकोट स्टेम का टीएस काटने के बाद आपको दिखेगा कि जो पहला जाइलम बना है, जो प्रोटोजाइलम बना है, वो सेंटर यानी कि पिथ की तरफ बना है, और जो दूसरा जाइलम मेटाजाइलम जो बना है वो पेरिफेरी की तरफ बना है। सिमिलरली अगर आपने किसी डाइकोट रूट का टीएस काटा है, ट्रांसफर सेक्शन काटा है, आप देखोगे कि प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरी पे है और मेटाजाइलम पे है वो सेंटर यानी कि पिथ की तरफ है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, याद रखो एंडार्क स्टेम्स का कैरेक्टर है, एक्सार्क रूट का कैरेक्टर है।
प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ मिलेगा, मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ मिलेगा। रूट्स के केस में प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ मिलेगा और मेटाजाइलम सेंटर यानी कि पित्त की तरफ देखने को मिलेगा। लर्न हो जाएगा बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं बेटा फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है बच्चे? फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, आपने पता है कि जाइलम और फ्लोएम क्या है? जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, मतलब कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं? एज अ परफेक्ट यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। जाइलम का काम देखा कि पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? खाने को। ये कहाँ से? स्टेम से सारे डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट होता है बेटा, यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपको जाइलम में देखने को मिले सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब इनको एक एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, काफी क्वेश्चन आए नीट के ऊपर कि बेटा सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती है जिम्नोस्पर्म्स में, और सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती जिम्नोस्पर्म्स में। याद रखिएगा, सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स बोथ सेल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, हालांकि एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है बेटा सीव ट्यूब एलिमेंट जो होता है ट्यूब लाइक परफोरेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीव ट्यूब एलिमेंट के पास पेरीफेरी पे प्रॉपर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, प्रॉपर आपको वैक्यूल फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ आरबीसी में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता, आपको पता है इन केस ऑफ मैमल्स आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। हमारे अंदर आरबीसी जो है न्यूक्लिएटेड नहीं है। ठीक है, इसी तरह सीव ट्यूब एलिमेंट जो प्लांट में है वहां पे उसको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन न्यूक्लियस तो चाहिए। तो इसीलिए कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस है बेटा वो रेगुलेट करवाता है इसकी सारी एक्टिविटीज को। तो कह सकते हैं कि बोथ सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर वेरी मच क्लोज रिलेटेड, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है? इसका न्यूक्लियस क्या काम करवा रहा है? इसके फंक्शंस को रेगुलेट करवा रहा है। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट, बहुत अच्छे। फ्लोएम फाइबर्स होता है बेटा, इसको दूसरा नाम क्या होता है? बास्ट फाइबर्स। ठीक है, बास्ट फाइबर्स किसके होते हैं? आपको पता है कि बास्ट फाइबर जो होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं, जैसे आपका फ्लेक्स हो गया, जूट हो गया, हम्प हो गया। ठीक है, जब ये मेच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं तो ये अपने प्रोटोप्लाज्मा को लूज कर देंगे, और इनका यूज कैसे होता है? कमर्शियल लेवल पे होता है। जूट का कितना यूज करते हैं हम? ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज होता है इसका, लेकिन प्रॉपर्ली किससे बना होता है? ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बना होता है। और आपको पता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स कैसी होती है? डेड होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहाँ एब्सेंट होता है? मोनोकोट्स में या डाइकोट्स में? याद रखना, फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका मोनोकोट्स के अंदर एब्सेंट होता है। बेसिकली क्या कराता है? ये बहुत ज्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, स्टोर करता है फूड मटेरियल्स को। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी प्रोटोफाइलम और मेटाफाइलम है बच्चे, ये जाइलम नहीं है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, प्रोटोफाइलम और मेटाफाइलम। आपको पता है कि मेनली काम क्या है फ्लोएम का? फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट कराना, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी क्या कराता है बेटा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। हालांकि आप मेन डिस्टिंक्शन अगर करोगे तो जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराना, एंड फ्लोएम का काम क्या है बच्चे? फूड को ट्रांसपोर्ट कराना। तो बेसिक कॉम्पोनेंट जो फ्लोएम बना होता है, जिससे आपको पता है कि फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल वहां पे यूज हो रही है, तो इतने सारे कॉम्पोनेंट्स यूज हो रहे हैं बेटा, देखो। ठीक है, चलिए अब आता है प्राइमरी फ्लोएम जो होता है बेटा, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है प्रोटोफ्लोएम, एक होता है मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम होता है बेटा द फर्स्ट फॉर्म, जो सबसे पहले वाला फ्लोएम बना होता है जिसके पास नैरो सीव ट्यूब्स होती हैं। सीव ट्यूब्स कैसी हैं बेटा? नैरो है। याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है। नैरो सीव ट्यूब वाले फ्लोएम को कहता है प्रोटोफ्लोएम, और जो बाद में बनता है जैसे मेटाफ्लोएम है, यहाँ पे ये बाद में बनेगा, लेकिन इसकी जो सीव ट्यूब्स होंगी उसके पास वाइडर कैविटीज होती हैं, मतलब चौड़े चौड़ी होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे नैरो कैविटीज आपकी सीव ट्यूब्स मिलेगी, यहाँ पे आपको वाइडर सीव ट्यूब्स मिलेगी। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, नोट डाउन कर लिया? चलिए नेक्स्ट टाइम आता है बेटा टिश्यू सिस्टम। अब हम टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। आपको पता है
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, इसमें आपका क्यूटिकल, एपिडर्मिस, एपिडर्मल हेयर, रूट हेयर्स, ट्राइकोम्स और स्टोमेटा देखने को मिलता है। अब रूट एपिडर्मल अपेंडेजेस की अगर बात करें हम सबसे पहले, एपिडर्मल अपेंडेजेस है बेटा हेयर्स। आपको पता है कि एपिडर्मल जैसे ट्राइकोम्स हो गया और हेयर्स हो गया, ये क्या है, ये एपिडर्मिस की अपेंडेजेस है। सपोज दैट रूट्स के अंदर क्या होता है बेटा, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन ये यूनिसेलुलर होता है। अब सिमिलरली जो स्टेम्स के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। जैसे गन्ना होता है ना, शुगर केन, उसके ऊपर क्या होता है, बाल से निकले होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। बेसिकली उनका काम क्या है, सिक्रीटरी है, वो सिक्रीटरी नेचर है। लेकिन वो कैसे है बेटा, याद रखना, मल्टी सेलुलर होते हैं। उनका काम क्या है, सिक्रीशन का काम होता है और वे किस में पार्ट आता है, एपिडर्मल अपेंडेजेस में। फिर आता है एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर कैसी होती है, किस चीज की बनी होती है बेटा, पैरेन्काइमेटस लेयर है, आपको पता है, ठीक है। कंटिन्यूसली एक लिनिंग होती है सेल की, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में रेंज होती है, एक सिंगल लेयर में रेंज होती है, मल्टी लेयर में नहीं होती है, सिंगल लेयर में होती है, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है और कंटिन्यूसली लिनिंग में प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए, स्टोमेटा का आपने काम देखा। स्टोमेटा का काम क्या होता है बेटा, स्टोमेटा का काम है ट्रांसपीरेशन का, ट्रांसपीरेटरी रोल को रेगुलेट करवाना। आपको पता है जब पानी ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, आपके जो स्टोमेटा है वो बिल्कुल रिजिड हो जाता है, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है, उनके बीच की जो स्टोमेटल पोर है वो खुल जाती है और ट्रांसपीरेटरी रेट हाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, पानी की कमी हो गई है, टेम्परेरी विल्टिंग हो गई है, तो क्या होंगे बेटा, वो आपका बंद हो जाएंगे। बंद होने के बाद क्या होगा, ट्रांसपीरेटरी रेट जो होता है वो कम हो जाता है। तो स्टोमेटा एक एडेप्टेशन के फॉर्म में आप देखते हैं कितनी अच्छी स्टोमेटा, गार्ड सेल्स वहाँ पे होती हैं, सब्सिडियरी सेल्स वहाँ पे होती है, तो सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं बेटा। सारे के सारे सब सेल्स को मिला के क्या बोलते हैं, स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है बेटा, किससे बना होता है, सबसे पहले याद रखना है, यहाँ पे आपको तीनों सेल्स मिल रही हैं, पैरेन्काइमल सेल्स, कोरेन्काइमल सेल्स और स्क्लेरेन्काइमल सेल्स। मतलब यहाँ पे आपको तीनों सिंपल टिश्यूज देखने को मिले, ठीक है। पढ़ चुके हैं पैरेन्काइमा का क्या काम होता है, स्क्लेरेन्काइमा का क्या काम होता है और कोलेन्काइमा का क्या काम होता है, ठीक है। डाइकोट्स के अंदर आपने देखा, इन डाइकोट स्टेम से नोट द ग्राउंड टिश्यूज डिवाइडेड इनटू हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज और पिथ। यहाँ पर आपने देखा जो हाइपोडर्मिस है, बेसिकली आप ग्राउंड टिश्यू की अगर बात करें, जहाँ पे आपको तीनों टिश्यूज मिल रहे हैं, इनका काम क्या है बेटा, मैट्रिक्स फॉर्मेशन करना। आपको पता है कि ग्राउंड टिश्यू में सब चीजें होंगी। अगर आपने छोटी क्लासेस में टीएस काट चुके हो, ठीक है, टीएस काटने के बाद आपने देखा कि पेरिसाइकिल कौन सा है। आज आप अगर जिस बच्चे ने नहीं टीएस काटा है, प्लीज आज जाके डायग्राम्स देखिए, डायग्राम्स में आपको मिलेगा पेरिसाइकिल क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, ठीक है। आपको मिलेगा एंडोडर्मिस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस की लेयर कैसे प्रेजेंट होती है, रेक्टेंगुलरली प्रेजेंट होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है बेटा। नेक्स्ट आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है, इट इंक्लूड्स जहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स हो बेटा। आपको पता है वेस्कुलर बंडल्स बेसिकली जाइलम और फ्लोएम से मिलता है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे ये रेडियल बंडल्स होते हैं, कॉन्जुएंट बंडल्स होते हैं। बेसिकली वेस्कुलर बंडल्स आपके अगर जाइलम डिफरेंट रेडिया पे प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे रेडियल बंडल्स। अगर जाइलम सेम रेडिया पे प्रेजेंट है उसको बोलेंगे कॉन्जुएंट बंडल्स। इसमें तीन टाइप के बंडल्स होते हैं जो ये डिवाइड होता है, एज फॉर एग्जांपल कोलेट्रल, बायकोलेट्रल एंड कंसेंट्रिक्स। कोलेट्रल में फिर फर्दर डिवीजन होता है कि कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है। वेस्कुलर बंडल्स आपको वेस्कुलर कैम्बियम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ओपन में देखने को मिलेगा। और वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ नहीं होता है, जहाँ पे आपके क्लोज वेस्कुलर बंडल्स होता है। नेक्स्ट होता है बेटा डाइकोट रूट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे कॉर्टेक्स जो होता है वो कंपैरेटिवली लोअर होता है, मतलब कि यहाँ पे कॉर्टेक्स इतना ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है एज कम्पेयर टू द मोनोकोट रूट। तो अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन की बात करें, सबसे पहले आपको देखना है कि कॉर्टेक्स कैसे कंपैरेटिवली लोअर है। एंडोडर्मिस इज लेस थिकन। यहाँ पे एंडोडर्मिस जो है डाइकोट रूट के अंदर एंडोडर्मिस की जो मोटाई होती है, जो उसकी ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है, वो कैसी होती है बेटा, कम होती है। दैट मीन्स वो कैसी है, लेस थिकन्ड है।
चलिए, कास्पेरिन स्ट्रिप्स होती है बेटा हायर क्लासेस में, सॉरी अभी आप आगे बढ़ोगे प्लांट फिजियो में, कास्पेरिन स्ट्रिप, एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे, ये सब पाथवेज आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मैं कास्पेरिन स्ट्रिप्स का प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दूंगी बेटा। अभी आप देखिए कास्पेरिन स्ट्रिप ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट होता है जाइलम और फ्लोएम बंडल जो होते हैं वेरीज फ्रॉम 2 to 5, मतलब यहाँ पे जो स्कैटर्ड पाउचेस है वो 2 से 5 होते हैं। जाइलरी बंडल्स कितने मिलते हैं यहाँ से? 2 से 5। नेक्स्ट आता है बेटा पिथ इज एब्सेंट, और एक्चुअली यहाँ पे नोट आना है बेटा, यहाँ पे ज्यादा वेल डेवलप्ड पिथ नहीं होता एज कम्पेयर टू द मोनोकोट रूट, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम बन रहा है आपका, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, आपकी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे कैसा जाइलम होगा बताओ, एंडाक की एक्साक? मैंने आपको बताया था कि एक्साक कहाँ होता है, रूट्स के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्साक जाइलम आपको देखने को मिलेगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा बेटा। मोनोकोट रूट कॉर्टेक्स बहुत चौड़ा होता है, वहाँ पे कैसा था, लोअर था, मतलब कि कम चौड़ाई थी। एंडोडर्मिस सेल्स आर हाईली थिकन, वहाँ पर कैसी थी बेटा, लेस थिकन थी। कास्पेरियन स्ट्रिप जो होता है विजिबल ओनली इन द यंग स्टेजेस पे कास्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। 6 पोलिया जाइलम बंडल्स होते हैं, वहाँ पर कितने थे, याद रखना है, डाइकोट रूट में कितना होता है बेटा, 2 to 5। नेक्स्ट होता है पिथ वेल डेवलप्ड, वहाँ पर पिथ एब्सेंट था या बिल्कुल बहुत ही कम वेल डेवलप्ड था। नेक्स्ट होता है बेटा सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होती है। चलिए तो डाइकोट स्टेम हम लोग देखते हैं बेटा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्राउंड टिश्यू है वो कैसे डिफरेंशिएटेड होता है बेटा हमारा, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरीसाइकिल में और पित्त में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि आपको सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंडोडर्मिस के अंदर आपको सब चीज़ देखने को मिलेगी और सब चीज़ को मिला के क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिसेलुलर प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे, मल्टी सेलुलर प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स जो है, ये वेस्कुलर बंडल्स जो है वो रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ जब वेस्कुलर बंडल्स का रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो वो डाइकोट स्टेम में या डाइकोट रूट में, तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो आपको ये लर्न करना है कि डाइकोट स्टेम के अंदर आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और जाइलम कैसा होता है यहाँ पे, एंडाक जाइलम। वेस्कुलर बंडल्स ओपन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी, इसका मतलब बंडल शीथ एब्सेंट होती है बेटा। वेजेस शेप्ड आउटलाइन, मतलब कि यहाँ पे जो बाउंड्री है वो कैसी है, वेज शेप्ड होती है, ठीक है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है बेटा, याद रखना। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है ऑब्वियसली। स्टोमेटा कैसी होती है बेटा, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स वाली होती है, मतलब यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं जो ट्रांसपिरेटरी रोल को रेगुलेट कर रही है वो कैसी है, वो है आपकी किडनी शेप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, तो हम स्टार्ट करते हैं मोनोकोट स्टेम। यहाँ पे क्या होता है बेटा, हम लोग कंपेयर करेंगे डाइकोट स्टेम को और मोनोकोट स्टेम को, ठीक है। चलो सब नोट करते जा रहे हो ना। चलिए यहाँ पे आपने देखा कि ग्राउंड टिश्यू जो होता है बेटा वो सिमिलर सेल से बना होता है। यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंशिएशन थोड़ा कम मिलता है एज कम्पेयर टू मोनोकोट, एज कम्पेयर टू द डाइकोट स्टेम। आपको पता है वहाँ पे आपको पेरिसाइकिल, पिथ, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स रीजन ये सब आपको देखने को मिला, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स आर सिचुएटेड थ्रू द ग्राउंड टिश्यू। वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं बेटा काफ़ी ज़्यादा एम्बेड होता है अपने ग्राउंड टिश्यू में, ठीक है। चलिए क्लोज वेस्कुलर सिस्टम होता है बेटा यहाँ पे। वहाँ पे आपने क्या देखा, ओपन वेस्कुलर बंडल्स देखे थे। यहाँ पे आपने देखा बंडल शीथ वहाँ पर एब्सेंट थी, लेकिन यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ आपको देखने को मिली। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप डिस्टिंक्शंस के दौरान देखते हैं कि यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ देखने को मिल रही है। तो एग्जामिनर कुछ पूछेगा नहीं, ज़्यादातर यही पूछता है कि ये कहाँ पे मिला, ये कहाँ पे मिला। तो इम्पॉर्टेंट मेजरली जो कैरेक्टरिस्टिक है आप उसको लर्न कर लेना, ठीक है। और राउंडेड इन शेप, बंडल शीट्स कैसी होती है बेटा, ओवल होती है, राउंडेड होती है अपनी शेप में। सेकेंडरी ग्रोथ ऑब्वियसली एब्सेंट है यहाँ पे, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा वहाँ पे किडनी शेप थी, गार्ड सेल्स यहाँ पे गार्ड सेल्स कैसी होती है बेटा, डम्बल शेप होती है, जैसे आपकी ग्रासेस में होती है। तो नोट डाउन कर लीजिए, डम्बल शेप कहाँ मिलती है, ग्रासेस के अंदर। ग्रासेस कैसे होते हैं बेटा, मोनोकोट्स। तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा आपका सेकेंडरी ग्रोथ एंड डाइकोट स्टेम। आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली क्यों होती है, गर्थ को इंक्रीज करने के लिए। प्राइमरी ग्रोथ क्यों होती है, लंबाई को इंक्रीज करने के लिए। तो गर्थ का इंक्रीजमेंट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है,
ठीक है। चलिए, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर इन्वॉल्व। आपको पता है 2 कैम्बियम इन्वॉल्व होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो ये दोनों कैम्बियम कहाँ इन्वॉल्व है बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ में। इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन, यहाँ पे कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन होगी आपकी, जो क्या कराएगी बेटा? गर्थ को इंक्रीज कराती है। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर, आपकी एनसीईआरटी में बहुत सुंदर डायग्राम दिए हुए हैं, वहाँ पे प्रॉपर टीएस आपको दिया हुआ है, वहाँ पे आपको इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, 2 कैम्बियम के बीच में जो कैम्बियम होता है वो क्या होता है? इंट्रा। और एक वेस्कुलर कैम्बियम में होता है बेटा, आप इसको डिस्टिंक्शंस को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स सो दैट आपको पता चलेगा। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड आपको देखने को मिलेगा। इसी दौरान आपको क्या मिलती है बेटा? एनुअल रिंग्स फॉर्मेशन होती है, क्योंकि अलग अलग सीजन्स हैं, वेरिएबिलिटी होंगी तो क्या होगा बताइए? वहां पे आपको कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलेगी। तो बेसिकली कंसेंट्रिक रिंग्स क्या डिनोट करती है? ये डिनोट करती है प्लांट की एज को एस्टिमेशन करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्क कैम्बियम फेलोजन, यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम यानी फेलोजन का डेवलपमेंट होगा। चलिए, ये कवर हमने कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं कॉर्क कैम्बियम। आपको पता है कॉर्क क्या होता है? फेलम। आउटर सेल से क्या बनेगा आपका? कॉर्क बनता है। कॉर्क कैम्बियम में सेकेंडरी कॉर्टेक्स से फेलोड्रम बनता है, और इन तीनों चारों चीजों को मिला के क्या बनता है आपका? फेलोजन हो गया, फेलम हो गया, फेलोड्रम हो गया, ये आपका बनता है पेरिड्रम। क्वेश्चन बेसिकली आता है कि पेरिड्रम किसकी मदद से बनता है? फेलोजन, फेलम और फेलोड्रम। फेलम क्या है बेटा? कॉर्क। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं? फेलोड्रम। ये जो डिस्टिंक्शन है यहाँ पे दी है, इसको आप लर्न करिएगा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलिए, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट्स, आपको पता है अकर्स विद द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है बेटा? गर्थ को इंक्रीज करवाना, चाहे वो शूट्स में हो या फिर रूट्स में हो। आपने देखा जो वेस्कुलर कैम्बियम है, यहाँ पे आपको सेकेंडरी मेरिस्टम्स की फॉर्मेशन देखने को मिली, जो कैसी है? परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है। कैम्बियम प्रोड्यूस इन द स्टील एंड कॉर्टेक्स, कैम्बियम कौन से हिस्से में प्रेजेंट होता है? जब आप टीएस काटोगे तो आप देखोगे कि कैम्बियम की लोकेशन कहाँ पे होगी? स्टील वाले हिस्से में या फिर कॉर्टेक्स वाला। स्टील क्या होता है? एंडोडर्मिस का जितना भी पार्ट है, उसमें पित्त आ गया, कुछ भी आ गया, वो सब क्या है बेटा? वो है स्टील, ठीक है। चलिए, इट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द गर्थ, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? चौड़ाई को इंक्रीज करने के लिए। फिर डाइकोट लीव्स के बारे में देखिए, स्टोमेटा यहाँ पे लेस अबंडेंट होते हैं ऑन दी अपर साइड, ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है? लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है। Mesophyll is differentiated into the upper palisade spongy parenchyma and the lower spongy parenchyma. So basically यहाँ पे जो आपका मेसोफिल एरिया है, मेसोफिल एरिया कहाँ मिलता है? लीव्स में अंदर, ठीक है। लीव्स के अंदर मेसोफिल मिलता है, वहां पे क्या होता है आपका? स्टोमेटा, आपकी क्लोरोप्लास्ट होगी। तो मेसोफिल वाला हिस्सा अपर पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इन 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। किसके केस में? डाइकोट लीव्स में। याद रखना मोनोकोट्स में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। डाइकोट्स में डिफरेंशिएशन है, ऊपर की तरफ क्या मिलेगा? पैलिसेड पैरेन्काइमा, नीचे की तरफ स्पॉन्जी, जो ओवल जैसी सेल्स होती हैं वो मिलती है। और पैलिसेड सेल्स कैसी होती हैं? रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं। बंडल शीथ इज सिंगल लेयर्ड एंड फॉर्म्ड ऑफ कलरलेस सेल्स। बंडल शीथ कैसी है? यहाँ पे सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। हाइपोडर्मिस ऑफ द मिडरिब रीजन इज कॉलिनकाइमेटस। हाइपोडर्मिस वाला हिस्सा कैसा बना हुआ है? आपका कॉलिनकाइमेटस लेयर्स का बना हुआ है। फिर आता है मोनोकोट्स लीफ, जिसे हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो स्टोमेटा है बेटा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितनी ऊपर उतनी नीचे, पत्ती के ऊपर पत्ती के नीचे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि अपर या लोअर पोर्शन में ज्यादा मिलेगी। मेसोफिल अनडिफरेंशिएटेड है, आपको पता है कि वहां पे आपने पैलिसेड पैरेन्काइमा और लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को देखा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन आपको नहीं मिलता, ठीक है। चलिए, बंडल शीथ में भी सिंगल और डबल लेयर, वहां पे इतना प्रोमिनेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे बंडल शीथ कैसी है बेटा? सिंगल और डबल लेयर हो सकती है। हाइपोडर्मिस कैसी है? स्क्लेरेन्काइमेटस से बनी हुई है। अगर क्वेश्चन आ गया कि डाइकोट लीफ की जो हाइपोडर्मिस है वो कैसे बनी हुई है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वो बनी हुई है कॉलिनकाइमेटस की, और हाइपोडर्मिस मोनोकोट्स की कैसी बनी हुई है? स्क्लेरेन्काइमेटस की। चलिए बच्चों, ये चैप्टर हमने कवर किया।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ये चैप्टर आपका कवर नहीं होगा। आपको आज क्या करना है, एनसीईआरटी कवर करनी है, वहाँ पे आपको एक एक टर्म्स देखनी पड़ेगी विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम्स। मैंने सारे प्रॉपर नोट्स लिखा दिए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है बस, कि डाइकॉट्स में क्या हुआ, डाइकॉट की लीफ में क्या क्या चीज़ें हुई, बंडल शीट की फॉर्मेशन कहाँ हुई है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी बेटा। हालांकि चैप्टर बहुत ईजी है, बस इट्स ऑल अपॉन द डिपेंडिंग प्रोसेस आपका, कि आप लर्न कैसे करते हो। ठीक है, लर्निंग करने का तरीका क्या है, सिंपल। आप आइसोबाइलेटरल लीफ को लो और डाइकॉट्स लीफ को लो, दोनों लीव्स को कंपेयर करो कि किस में क्या है किस में क्या नहीं है, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए